गुड आफ्टरनून अगेन। समय हमारी क्लास का हो चुका है, हम उसको क्लास को शुरू कर देंगे। कुछ पार्टिसिपेंट अभी भी ज्वाइन करने से रह गए हैं, पर वो समय रह के ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए अब वेट करना ठीक नहीं है। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब है कि यदि ग्राहक किसी प्रकार की सेवाओं से या किसी प्रकार के उत्पाद से संतुष्ट नहीं है, किसी प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी शिकायत इस प्रकार दर्ज करवा सकता है, उसका निराकरण करवा सकता है। और बैंकों के पास भी ग्राहकों के शिकायत के निवारण की पूरी प्रक्रिया रहती है। बैंक इसके लिए एक नीति बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और ग्राहकों की शिकायतों का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसका निराकरण किया जाता है। ग्राहकों की शिकायतों को उचित रूप से निराकरण करने के लिए और उन्हें पूर्णतः संतुष्टि प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एकीकृत लोकपाल योजना यानी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम भी लागू की गई है। इन सब के बारे में हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले परिचय मेरा, चूंकि कल आपके एक सेशन हो चुका था, तो मेरा परिचय आप जानते ही हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइक म्यूट रखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर हो रहा है इसको आज कम से कम आप नोट कीजिएगा सर, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने नोट नहीं किया। कल हम जो चर्चा कर रहे थे आपके साथ में, कल किस टॉपिक पे हमने चर्चा की थी सर? डिमांड हेलो, डिपॉजिट। यस, हाँ जी, डिपॉजिट स्कीम के बारे में चर्चा की थी हमने। और आप लोग दुर्भाग्य से आपने नोटिंग नहीं किया था, तो कई जो हमने क्विज टाइम में जब क्वेश्चन आंसर किए थे, तब काफी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से बने नहीं थे। याद आया सर? बोलिए। आज मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पेन कॉपी अपने पास रखा होगा और उसके नोटिंग जरूर कर रहे होंगे। यस हाँ नो सर। कुछ भी बोलिए, यस नो कुछ भी बोलिए सर। आज कर रहे हैं? हाँ सर। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं सभी पार्टिसिपेंट्स अपना पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं, और सभी चीज प्लीज नोट कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम में आने वाली चीजें हैं ये आगे। और जब भी आपको कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो जरूर आप कीजिएगा। तो हम आज के टॉपिक के बात है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अर्थात शिकायत निराकरण निवारण की प्रक्रिया क्या है, और इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, एकीकृत लोकपाल योजना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब सेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले चर्चा करेंगे कस्टमर या ग्राहक के बारे में। महात्मा गांधी जी ने ग्राहक के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, एक कोट लिखा था उन्होंने। उसमें उन्होंने बताया है, ए कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटर ऑन आवर प्रीमाइसेस। ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। ही इज नॉट एन इंटरप्शन इन आवर वर्क, he is the purpose of it. He is not an outsider in our business, he is part of it. We are not doing him a favor by serving him, he is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. हमारे कार्यस्थल पे, हमारे ऑफिस में, हमारी दुकान पर आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ग्राहक होता है। ग्राहक हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता, लेकिन हम और हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार व्यवसाय ग्राहक के ऊपर निर्भर होता है। ग्राहक हमारे कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन वो उसका उद्देश्य है, जो भी कार्य करने के लिए हम बैठे हैं वो ग्राहक के लिए ही करने के लिए बैठे हैं। ग्राहक हमारे व्यापार में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, जबकि वो उसी बिजनेस का, उसी व्यापार का एक हिस्सा है। ग्राहक की सेवा करके हम उसके ऊपर कोई उपकार नहीं करते, एहसान नहीं करते, लेकिन ग्राहक हमें सेवा का अवसर देके हमारे ऊपर एक एहसान, एक उपकार जरूर करता है। तो आप लोग सहमत है इससे? हाँ सर। यस सर, प्लीज।
ये जो बात ग्राहकों के बारे में कही गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, आप सहमत हैं? नहीं, नहीं सहमत है? हाँ ना, कुछ भी बोलिए सर, मैं सब चीजें सहमत है स्वीकार। सर, सहमत है। सहमत है। सुदीप्त राय जी सहमत है, बाकी लोग? रमेश चौधरी साहब? हाँ सर, सहमत। आप सहमत है? हाँ सर, सहमत है। रमेश चौधरी साहब? और यदि आप लोग सहमत है तो आप अपनी सहमति बताइए सर। क्लास में जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, तब तक बड़ा मुश्किल रहेगा ना मुझे भी समझना कि आप क्या जानना चाहते हैं, या आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें सही लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। बताइए। सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अमन कुमार जी कुछ कह रहे हैं। मिस्टर अमन कुमार, आपका माइक अनम्यूट हुआ है। तो मैं मान लूं कि 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग असहमत हैं। ग्राहक का कोई महत्व नहीं है हमारे व्यापार व्यवसाय में। ग्राहक की जरूरत नहीं है हमारे व्यापार व्यवसाय में। जी नहीं सर, जरूरत है। नहीं होगा तो कैसे होगा? बिना सहमत टेस्ट होगा सर। तो मैंने यही तो जानना चाहा था सर जी कि आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। यदि आप लोग यस कुछ सर, नहीं यस बोलते सर। तो ये मैंने मान लिया कि ग्राहक यस की सर, कोई यस जरूरत नहीं व्यापार में, हम स्वयं अपना व्यापार चलाने में सक्षम है। तो आप कह रहे हैं कि जरूरत है, ग्राहक बहुत महत्वपूर्ण है और महात्मा गांधी जी ने कहा वो सही है। जी सर। वेरी गुड, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हम लोग भी कई जगह ग्राहक बन के जाते हैं, और हो सकता है कि हमारा स्वयं का कोई अनुभव इस तरह का रहा। और यदि आपको कोई शिकायत का मौका मिला हो, या आप यदि बीसी के तौर पे काम कर रहे हो, तो आपके पास कोई शिकायत ग्राहक की आई हो, या ओम्बड्समैन लोकपाल के पास आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई हो, या कोई शिकायत आपने उसको डील किया हो, ऐसा कोई अनुभव आप लोगों में से कोई शेयर करेगा? किसी बैंक की शिकायत हो, बैंक में कुछ काम ठीक से नहीं हुआ, आप लोगों ने शिकायत की, आप लोगों का कोई अनुभव है इसके बारे में? फिर चुपचाप बैठ जाते हैं भाई आप लोग सब। कुछ पूछिए, शिकायत कुछ नहीं आई। बताइए सर। फिर बाद में हम करने वाले थे सर। एक बार हमारा मम्मी का अकाउंट नहीं खुला था, 2 बार केवाईसी जमा किया, फिर भी नहीं खुला। इसके बाद हमें हाँ, करने वाले थे। तीसरी बार अगर जमा करते तो हम जरूर शिकायत करते। अच्छा अच्छा, लेकिन तो उस दो टाइम नहीं दिया, दो दो बार में टाइम उन्होंने बार में खाता खुल खुल गया। गया। 2 बार में खाता खुल गया, वेरी गुड, वेरी ठीक सर। अमन कुमार, हाँ अमन कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं। और किसी व्यक्ति का, किसी पार्टिसिपेंट का कोई इसमें अनुभव है क्या? हेलो सर, यस मैं मैम। हिंदी नहीं मालूम है। हाँ, मैं आपको हिंदी? बंगाली में मैं बंगाली बुझते पारी, हिंदी मालूम नहीं। आप कौन सी भाषा समझते हैं? बंगाली। बंगाली। अच्छा, तो सबसे पहले आपका नाम सही क्या है मुझे ये बताइए। आपका नाम जो यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ उसको ठीक से। टुम्पा टुम्पा भांडारी। पर यहाँ पर नाम तो कुछ दूसरा आ रहा है। हाँ हाँ सर, बोलून আরেকবার বলুন। हाँ, नहीं नहीं, বলছে आप আপনার নামটা অন্য আসছে। आ- নামটা ওখানে শো অন্য কিছু করছে, এটাই বলছে। मेरा ब्रादर नाम दुलाल भांडारी। আচ্ছা, কোর্সটা অন্য কে নাম করছে এখানে? আগে বলুন। বলছি কোর্সটা এখানে কে করছে? আপনি করছেন তো নাকি? হ্যাঁ, আমার নামে দাদা করছে এখানে। দুলাল ভান্ডারি দেওয়া আছে কি? नहीं नहीं, दुलाल भंडारी तो दिखते हैं यहाँ पर। दुलाल भंडारी का नाम आता है। वे भी आपके साथ ज्वाइन किए हैं क्या इसको, क्लास को? क्योंकि दुलाल भंडारी का नाम मैंने पढ़ा है इसमें लिस्ट में। आपका नाम यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है ना, JESDDADH,
समथिंग लाइक जेद्दा। ना सर तो वहाँ पे ये ईमेल आईडी में ये नाम है, उसी वही नाम से ज्वाइन किया है, इसीलिए वही नाम शो कर रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है, वैसा कुछ भी नहीं, उन लोगों का नाम शायद ये है, ईमेल आईडी हाँ, में जो नाम है वही शो कर रहा है यहाँ पे अच्छा अच्छा। गूगल मीट और में। ईमेल जनरली इस तरह के बनते हैं क्या? सर ये सब मेरा नाम है टुम्पा भंडारिया। तो उसको नाम मेरा बादर में नाम দুলাল ভান্ডারি, এছাড়া অন্য কারো নাম তো দেবে না, কি জানি না আমি তো जी जी। ওখানে অন্য নাম শো করছে, বুঝতে পারছি না। अच्छा, आप बंगाल से हैं तो आप कहाँ रहते हैं बंगाल में? বেঙ্গল में সুন্দরবন सुंदरबन। এখানে अच्छा, हाँ, नहीं मैंने तो नहीं देखा पर सुना है उसके बारे में। ওয়েস্ট বেঙ্গল, जी জায়গার নাম মইপিঠ নগেনাবাদ। जी। तो मैडम जो आप लैंग्वेज का बता रहे हैं ना बंगाली, एक्चुअली मैं उससे जानता नहीं हूँ, बंगाली को समझना बोलना नहीं जानता हूँ। और मैं दो लैंग्वेज में बात कर सकता हूँ आपसे, हिंदी में और अंग्रेजी में। तो आप बता दीजिए किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है दोनों में से? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলুন। हाँ बोलिए बोलिए। হ্যাঁ বলছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনি বাংলা ইংলিশ কোনটা হিন্দি ইংলিশ কোনটা বুঝতে পারেন, এই আমি কথাই জিজ্ঞাসা করছে। বাংলায় খুব ভালো বলতে পারি, ইংরাজি একটু আধটু বুঝতে পারি, মানে ততটা নয়। ইংরাজি বলতে পারবো না, ইংরাজি বুঝতে পারি। হিন্দি বুঝতে পারেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বলছি আমার হ্যাঁ। हेलो साहब बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर वो मेरा बोन का नाम है टुम्पा भंडारी सर। जी ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम जो लिखा गया वो ठीक से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। और मैडम कह रही हैं कि वे हिंदी नहीं समझ पाते हैं। हाँ मेरा वो गांव का आदमी है ना, मेरा सिस्टर, इसलिए हाँ? थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। नहीं नहीं दिक्कत नहीं, देखिए मुझे बांग्ला आता नहीं है, मैं बांग्ला में आपको नहीं बता पाऊंगा कुछ। मुझे इंग्लिश और हिंदी बोलना आता है। तो यदि आप हिंदी और अंग्रेजी में इसको समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, पर बांग्ला में मैं कोई भी आपको बात नहीं समझा पाऊंगा। हाँ सुदीप्ता राय जी आपको इंटरप्रेट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो बता देंगे आपको। सुदीप्ता जी। हाँ सर कहिए। यस सर प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है सर कि सेशन के बाद में थोड़ा सा हमको आप ब्रीफ कर सकते हैं क्या, बांग्ला में, ऑफलाइन अलग से बात करके। ट्राई हाँ करेंगे सर। नहीं कुछ जो आप समझ पा रहे हैं, जैसे जो भी बातचीत होगी ना, थोड़ा बहुत उनको बता ठीक दीजिए है सर। बांग्ला में। सर उनका ठीक है नंबर सर। दीजिए, उससे उनका नंबर दीजिए सर, मैं कांटेक्ट कर लूंगा। आप बात कर लीजिए, सुदीप्ता है सर क्लास में आपसे बात कर रहे हैं वे। मेरे ग्रुप पे नंबर दिया हुआ है, वहीं पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके और तो मैंने नंबर ढूंढा लेकिन नहीं पाया, एक बार बोलो ना, हेल्प हो जाएगा। लास्ट में 55 होगा, वही में कांटेक्ट कीजिए। 8670357855 867035 7855। 7855 8670357855। हाँ वही है। ओके थैंक यू, सॉरी सर क्लास के डिस्टर्ब के लिए नहीं सर। नहीं नहीं नो इश्यू सर, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। और राय सर एकदम। आपको जरूर हेल्प करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। राय जी थैंक यू मैडम। चलिए, थैंक तो आप लोगों ने सर ने जैसा सुदीप्ता ने बताया कि एक बार उनके साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि बैंक में खाता नहीं खुल रहा था और उस समय वे अपनी शिकायत दर्ज करवाने का मन बना चुके थे, और बाकी किसी पार्टिसिपेंट ने इस तरह का कोई अनुभव नहीं किया है कि शिकायत यदि करनी है तो कैसे करनी है और कहाँ उसका निराकरण हो सकता है। तो हम आज के चैप्टर में यही जानेंगे कि शिकायत किस प्रकार की होती है, कस्टमर किस स्थिति में कहां पर शिकायत दर्ज करवा सकता है। हर एक बैंक के पास में कस्टमर की शिकायत के निराकरण की पूरी प्रक्रिया, उनके पास एक पॉलिसी बनानी पड़ती है बैंक को, और उसी पॉलिसी के अंतर्गत कस्टमर की शिकायत का निराकरण तत्काल किया जाता है। The customer is the focus of the bank's product, services and people. The bank's business growth depends entirely on the satisfaction of customer with
what the bank offer them. A suitable mechanism must therefore exist for receiving and redressing customer grievances courteously, promptly, and satisfactorily. Any mistake made by the bank should be apologized and rectified immediately. The details of grievance redressal mechanism must be in the domain of public knowledge. जिस प्रकार अन्य व्यापार के लिए ग्राहक महत्वपूर्ण है, इसी तरह से बैंक के व्यापार व्यवसाय के लिए भी बैंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ग्राहक की शिकायतों के प्रति बैंक सजग रहते हैं और उसके लिए उनके पास में ग्राहक की शिकायतों के निराकरण के लिए पूरी एक प्रक्रिया उनके पास मौजूद रहती है। ये प्रक्रिया के तहत किसी भी प्रकार की ग्राहक की मौखिक या लिखित शिकायत आने पर उसे शिष्टाचार के साथ में उसको स्वीकार किया जाता है, उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाती है और कस्टमर के संतोषजनक समाधान कस्टमर को दिया जाता है। किसी भी प्रकार की गलती यदि बैंकिंग लेन देन में होती है तो बैंक उसको उसके लिए तत्काल क्षमा भी मांगता है और उसकी गलती की सुधार तत्काल करके देता है। जो बैंकों की शिकायत निवारण की प्रक्रिया है उसे बैंकों के वेबसाइट पर आम जनता के जानकारी के लिए उसको प्रदर्शित भी किया जाता है। सभी बैंकों की जो वेबसाइट बनी हुई है उसके ऊपर उनकी शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया है वो वहां पर उपलब्ध रहती है। यदि आपको ये आपके किसी ग्राहक को किसी बैंक के प्रति कोई शिकायत है या कुछ उसके प्रति उनको अपनी बात बतानी है तो आप उस बैंक की साइट पर जाकर उनसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ ग्रीवांस, शिकायत का मतलब क्या होता है? A grievance is a sign of customer discontent with the product or services provided by the bank. The customer has got certain aspiration and expectation which he or she think must be fulfilled. While dealing with a bank, when a customer fails to deliver, when the bank fails to deliver expected service of the customer's need, the customers develop a feeling of discontent or dissatisfaction. There could be a situation where customers feel that the procedure adopted by the bank are too cumbersome, causing delay and inconvenience to them. It is necessary that the grievance of customer are addressed immediately before they are grown manifold or out of proportion, affecting the large section of customer, leading to loss of business opportunity for the bank. जब भी कोई ग्राहक बैंक शाखा में जाता है तो कुछ अपेक्षा लेके जाता है और उसको लगता है कि मैं जब वहां पर जाऊंगा तो मुझे जो बैंक के कर्मचारी हैं उचित व्यवहार करेंगे, अच्छे से मेरा स्वागत करेंगे, मेरा काम तत्काल करके मुझे समय सीमा के भीतर वो कार्य पूरा करके मैं वहां से वापस आ जाऊंगा। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की यदि व्यवधान होता है या उसको कुछ परेशानी होती है ग्राहक को, तो उसको एक मन में ऐसी भावना आने लग जाती है कि ये बैंक में मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है या मेरा कार्य करने में इन लोगों की रुचि नहीं है। उस स्थिति में ग्राहक के मन में असंतोष उपज जाता है और कई बार ऐसा होता है कि बैंक की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत उसके ट्रांजैक्शन होते हैं और ये इसके कारण ग्राहक को असुविधा होती है। कई बार ग्राहकों का काफी समय जो बैंक शाखा में व्यतीत हो जाता है और जो जरूरी काम उनके जो बैंक के अलावा है वो भी करने में वो सक्षम नहीं हो पाते। तो इस प्रकार यदि ग्राहकों के मन में कोई असंतोष है और उनको बैंक के किसी कार्य प्रणाली के प्रति या बैंक के किसी योजना के प्रति, बैंक के किसी खाते के प्रति उनको असंतोष है तो वो अपनी शिकायत बैंक के सामने लेके आते हैं। बैंक उस शिकायत के ऊपर सहानुभूति पूर्वक तत्काल एक विचार करता है और ग्राहक की अपेक्षा के अनुरूप उसके समाधान के लिए प्रयास करता है। बैंक की ग्राहक की छोटी से छोटी शिकायत के प्रति बहुत तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि यदि
ग्राहक की शिकायत का उचित निराकरण नहीं किया गया तो वो ग्राहक अन्य ग्राहकों को बैंक के इस कमी के प्रति, बैंक के इस गलती के प्रति बताएगा और अन्य ग्राहक भी बैंक के प्रति एक असंतोष का भाव उनके मन में भी आ सकता है कि ये बैंक हमारे लिए काम ठीक से नहीं करता है और बैंक के व्यापार व्यवसाय को इससे बहुत हानि पहुंच सकती है। इसलिए जब भी बैंक के पास कोई शिकायत आती है, कोई भी ग्राहक असंतुष्ट रहता है, तो बैंक उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके उसका समाधान करने का प्रयास करता है। कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, मेजर ग्रीवांस ऑफ स्मॉल डिपॉजिटर, जो जमा करता है, जो राशि जमा करते हैं ग्राहक, उनकी किस प्रकार की शिकायतें होती है बैंक के प्रति। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग भी इस चीज को अनुभव करते होंगे यदि बैंक के साथ लेन देन करते हैं आप तो। डिफिकल्टी इन ओपनिंग ऑफ अकाउंट, सुदीप्त राय जी ने बताया था कि उनकी मदर का अकाउंट खोलने में उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। डिले इन अपडेटिंग पासबुक, डिले इन रिसीविंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, account being classified as dormant or inoperative without any notice, modification in stipulation like maintenance of minimum balance or increase in limit thereof, hefty charges for check return payment, issue of checkbook, issue of duplicate statement of account, difficulties in charges related to premature payment and loan against term deposit. जमा करता है कि सबसे पहली शिकायत ये रहती है कि बैंक में खाता खोलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत सी कागज की मांग करते हैं वो और बहुत मुश्किल करता है। ठीक है, इसका उदाहरण हमें सुदीप्त राय जी ने दिया था अभी कि उनकी मदर का खाता खोलने में परेशानी हुई थी। दूसरी जो बड़ी शिकायत बैंकों के प्रति रहती है ग्राहकों की कि उनकी पासबुक में जो प्रविष्टि की जाना है वो अक्सर पूरी समय पे नहीं की जा सकती। स्टेटमेंट अकाउंट जिन लोगों को लगता है उनको भी समय पे खाते के विवरण नहीं मिलते हैं। कई बार कस्टमर के खाते में लंबे समय तक लेन देन नहीं रहता और उसके खाते को डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव, अपरिचालित खाते में शामिल कर दिया जाता है, लेकिन इसकी कोई सूचना ग्राहक को नहीं दी जाती। कुछ बैंकों के द्वारा खाते में न्यूनतम शेष रखने के लिए चार्जेस वसूल किए जाते हैं, तो वो भी उसके बारे में समानता नहीं रहती है और बैंक अपनी मर्जी से कुछ भी चार्जेस वसूल कर लेती है। ग्राहक का कोई चेक बिना भुगतान के वापस लौट आता है तो उसके ऊपर भी काफी प्रभार बैंक के द्वारा वसूल कर लिया जाता है, बहुत चार्जेस ले लिए जाते हैं। चेकबुक जारी करने में बैंक की तरफ से मदद नहीं मिलती, समय पे चेकबुक ग्राहक को नहीं प्राप्त होती है। यदि ग्राहक को अपने खाते का डुप्लीकेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए तो वो भी नहीं मिल पाता है। और यदि कोई ग्राहक अपने टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद का समय से पहले भुगतान चाहता है या उसके अगेंस्ट लोन चाहता है, उसमें भी उसको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग सहमत है सर इससे, ये जो यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है? हाँ जी सर। तो ग्राहकों को इस प्रकार की परेशानी होती है ना हाँ सर, बैंकों हाँ में? सर। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। द मेजर ग्रीवांस ऑफ स्मॉल बोरोअर्स, जो बोरोअर हैं, जो ऋणी हैं, बैंक से लोन लेते हैं या लेने वाले हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या परेशानियां हैं? डिले इन सैंक्शन ऑफ लोन, डिमांड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, lack of clarity on interest rate, whether fixed rate or floating rate will be applied, base rate or benchmark rate, interest application will be done on monthly basis or quarterly basis, arbitrary processing fees, difficulty in documentation, wrong reporting to CIBIL, delay in deletion of name from defaulter list, levy of heavy charges for inspection, insurance, mortgage, documentation, etc. जो लोग लोन प्राप्त करते हैं बैंक से, उनकी समस्या सबसे बड़ी ये रहती है कि टाइम से उनको लोन सैंक्शन नहीं किया जाता, या लोन सैंक्शन करते समय उनको अपनी प्रॉपर्टी का बंधक करने के लिए कहा जाता है कि लोन की सिक्योरिटी के लिए आप प्रॉपर्टी को बंधक करिए।
जो ब्याज की दर लगाई जा रही है उसमें बैंक की तरफ से ये नहीं बताया जाता है कि किस प्रकार से लोन खाते के ऊपर ब्याज दिया जाएगा। वो ब्याज की जो फिक्स रेट से लिया जाएगा या फ्लोटिंग रेट से लिया जाएगा, अर्थात लोन सैंक्शन करते समय एक राशि फिक्स ब्याज की दर फिक्स कर देंगे या मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो उसमें गड़बड़ होती रहेगी। लोन जो स्वीकृत किया जा रहा है उसके ऊपर बेस रेट जो रहता है उस पर ब्याज लगाया जाएगा या बेंचमार्क रेट से लगाया जाएगा, और ब्याज की जो फ्रीक्वेंसी है, ब्याज किस अवधि में लगाया जाएगा, उसे मासिक तौर पे लगाएंगे या त्रैमासिक तौर पे लगाएंगे, ये सब चीजें भी बैंकों के द्वारा अक्सर नहीं बताई जाती। प्रोसेसिंग फीस जो लोन सैंक्शन के लिए वसूल की जाती है उसमें मन मर्जी से कुछ भी वसूल कर लिया जाता है, इसके लिए ग्राहक को पहले से जानकारी नहीं दी। लोन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज बैंक में एग्जीक्यूट करना पड़ते हैं उसमें भी ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार ग्राहक का लोन खाता सही रहने के बाद में भी ग्राहक उस खाते की राशि समय पे जमा भी कर रहा है, तब भी उसके खाते को एनपीए मानते हुए सिविल को रिपोर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि ग्राहक को कहीं और से लोन लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राहक का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हो जाने के बाद में यदि ग्राहक उसके अपने लोन खाते को बंद भी कर देता है या वहां से उनके रिपेमेंट रेगुलर कर देता है, उसके बाद भी उसका नाम डिफॉल्टर लिस्ट से नहीं हटाया जाता है। और निरीक्षण, बीमा, बंधक करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए काफी चार्जेस की मांग बैंकों के द्वारा की जाती है। तो सर, बोरोवर के जो परेशानियां हैं उसके बारे में भी आप सहमत हैं? इस तरह की दिक्कत आती है बैंक से लोन लेने में? हाँ जी सर। ठीक सर, चलिए। The other common grievances of the customer: non-adherence to prescribed working hour, refusal to accept or delay accepting payment toward taxes, refusal to accept or delay in servicing the redemption of government securities, refusal to close or delay in closing of account. जो निर्धारित कार्य के समय है उस समय बैंक के कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं। यदि 10 बजे का टाइम है बैंक में एक शाखा का कार्य प्रारंभ करने का, तो हो सकता है कि 15 मिनट आधा घंटा के बाद में स्टाफ वहां पर आता है, और शाम को यदि उनको 5:30 बजे जाना है शाखा छोड़ के, तो वो 5 बजे 4:30 बजे ही चले जाते हैं। जो सरकारी टैक्स का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाता है, उसकी राशि प्राप्त करने से बैंक कई बार मना कर देते हैं या देरी करते हैं उसको टैक्स को जमा करने में। जो व्यक्ति गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदते हैं उसको बैंक के माध्यम से जब भुनाने की कोशिश करती है तो उसको भी समय पे ये कार्य नहीं किया जाता है। और ग्राहक जब बैंक खाता बंद करने के लिए बैंक को आवेदन देता है तो उसमें या तो बैंक मना कर देता है खाता बंद करने से, या उसमें काफी देरी करते हैं। तो इस प्रकार की एक कॉमन ग्रीवेंस है, ये भी कस्टमर के द्वारा ग्राहकों को कई बार सामने आती है। Over the year, bank have been taking a number of initiatives aimed at achieving high standard of customer satisfaction and ensuring increasing number of complaint-free branches and offices in their organization. As the customer is the focus of bank's product, services, and people, bank have evolved mechanism for receiving and redressing customer grievances courteously, promptly, and satisfactorily. Many banks have made a point to ensure that the details of redressal mechanism is placed on the domain of public knowledge. In order to make bank redressal mechanism more meaningful and effective, a structured system has been put in place at branches, regional offices, and head office level. ग्राहकों का महत्व समझते हुए सभी बैंकों का यह प्रयास रहता है, और पिछले कुछ समय से बैंकों ने अपनी कार्य प्रणाली में काफी सुधार किया है। टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद में कंप्यूटर के माध्यम से ग्राहकों को अच्छी सेवाएं प्रदान करने का बैंक पूरा प्रयास करते हैं, और ग्राहक के संतोष का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बैंक
ये प्रयास करते हैं कि उनकी जो भी शाखाएं वहां पर काम कर रही हैं उसमें ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और उनको किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि बैंक के जितने भी योजनाएं हैं, बैंक के जितने भी खाते हैं, वो कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए ही बने हुए हैं। बैंक की सारी सेवाएं ग्राहकों के लिए हैं, तो इसलिए बैंक ग्राहकों के संतोष के लिए भी पूरी तरह से सजग है और उनका यदि किसी प्रकार की शिकायत या असुविधा उनको होती भी है तो उसको तत्काल उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सभी बैंकों का यह प्रयास रहता है कि वे अपने शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया है उसको सभी ग्राहकों तक पहुंचाएं और अपने वेबसाइट पर भी शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया है वो वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार बैंकों के कार्य प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी है और कस्टमर के लिए हमेशा भी जागरूक रहते हैं, कस्टमर की शिकायतों के लिए जागरूक रहते हैं और उनके जो बैंक के शिकायत निवारण की प्रक्रिया है उसका पालन शाखा स्तर पे, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पे और मुख्यालय जो उनका है, हेड ऑफिस है, वहां पर भी इसका पालन किया जाता है और ग्राहक की समस्या का निराकरण समय पे करने का प्रयास किया जाता है। हेलो सर, कस्टमर कंप्लेंट, मेरा हाँ जी, यस सर प्लीज। थोड़ा सा क्वेरी है सर, ये बताओ कि मेरा एक बैंक स्टेट बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है? तो यस करंट सर अकाउंट खोलने के लिए हमने डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट सब कुछ दे दिया, मैनेजर जो जो बताया सब कुछ दे दिया। तो जी। अभी वो लोग बताया कि कॉल करेगा, अभी तक कॉल नहीं किया सर, इसके लिए क्या करें हम? कितना समय हो गया सर आपने जब डॉक्यूमेंट दिए हैं उनको? 6-7 दिन लगभग हो ही गए। 6-7 दिन हो गए। तो सर वैसे तो आप जिस किसी भी ऑफिसर को दिया है आपने डॉक्यूमेंट, एक बार फिर से मिल लीजिए उनसे और यदि उस दिन भी आपकी सुनवाई नहीं करते हैं वे खाता खोलने के लिए कोई आपका कोई, तो आप उस शाखा के ब्रांच मैनेजर से मिल सकते हैं। ब्रांच मैनेजर सर उन्होंने बताया कि इसको इनका डॉक्यूमेंट ले लीजिए, इनका कर्ज करवा दीजिए और जी जो जी। स्टाफ है वो ले लिया, वो बताया कि हम कर देंगे, आपको फोन कर लेंगे, ओटीपी जो लगेगा दे हाँ दीजिएगा, हम करवा देंगे। हाँ। वो अभी तक फोन भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं, तो सर इसीलिए अगर मैं कह ये रहा मान हूँ, के चलिए, जैसे आपने वो ब्रांच मैनेजर के कहने पे उन ऑफिसर को पेपर दे दिए और उन्होंने अभी तक हाँ कोई सर, कार्रवाई नहीं की, तो अब एक बार फिर से ब्रांच मैनेजर साहब से मिल लीजिए और वो आपका काम करवा देंगे। अगर सर ब्रांच मैनेजर भी कहीं के झमेले के लिए उन लोग को अकाउंट नहीं खुला देते हैं, तो हम किस में कंप्लेन करें? सर जो बैंक का वहां पर एक क्षेत्रीय कार्यालय का पता वहां पर लिखा गया होगा, क्षेत्रीय प्रबंधक जो रहते हैं ना, रीजनल मैनेजर, आप उनको शिकायत अच्छा, कर सकते हैं वहां पर। ठीक है। हाँ, वहां पर प्रत्येक बैंक में इस तरह का जो हमारे नियंत्रक कार्यालय या हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर वहां पर एक करके डिस्प्ले किया जाता है, उस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। चलिए, कस्टमर कंप्लेंट या ग्राहक की शिकायत किस प्रकार होती है? द कस्टमर कंप्लेंट अराइजेस ड्यू टू एटीट्यूडनल एस्पेक्ट इन डीलिंग विद द कस्टमर एंड inadequacy of the function or arrangement made available to the customer or gap in standard of service expected to be provided and actual service rendered. The customer has full right to register his or her complaint if he or she is not satisfied with the services provided by the bank. Customer can give the complaint in writing, orally, or over telephone. If a customer complaint is not resolved within a given period of time, he or she is not satisfied with the solution provided by the bank, customer can approach to the ombudsman with his or her complaint or other legal avenues available for grievance redressal. कस्टमर की जो शिकायत आने का मुख्य कारण रहता है कि कई बार बैंक के कर्मचारियों का जो रवैया है, व्यवहार है, वो उसको ठीक नहीं लगता है या बैंक में जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उस पर्याप्त तरीके से कस्टमर की सेवा नहीं की जा रही है या कुछ जो आवश्यक प्रबंध उनको करके रखना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक बैंक शाखा में ग्राहकों को पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए,
उनके बैठने का पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इस प्रकार के अरेंजमेंट ग्राहकों के लिए करना बैंक के लिए जरूरी होता है। यदि इस प्रकार की कुछ कमी रहती है, वहां पर बैंक की शाखा में साफ सफाई ठीक से नहीं है, ग्राहकों को बैठने का स्थान ठीक नहीं है, जहां पर ग्राहक बैठ रहे हैं वहां पर कोई सीलिंग फैन वगैरह नहीं लगा हुआ है जिससे कि उनको गर्मी का सामना करना पड़ता है, ये सभी चीजों में जो कमियां रहती हैं, इसके कारण ग्राहक अपने शिकायत का जो उनको यदि मौका मिले तो शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कस्टमर को पूरा अधिकार है अपने असंतोष के लिए, शिकायत के लिए वो अपनी शिकायत दर्ज करवाए, और कस्टमर की शिकायत लिखित रूप से हो सकती है, मौखिक रूप से हो सकती है, या कस्टमर अपनी शिकायत फोन पर भी दर्ज करवा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा के भीतर यदि बैंक द्वारा कस्टमर की शिकायत का निराकरण नहीं किया जा रहा है तो वो अपने शिकायत के निराकरण के लिए ओम्बड्समैन या लोकपाल के पास में भी अपने समस्या उनको बता सकते हैं और उसका निराकरण करवाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन बैंक। If the customer want to make a complaint, he or she will be informed where to make a complaint, how a complaint should be made, when to expect a reply, whom to approach the redressal, what to do if customer not happy about the outcome. कस्टमर यदि उसको कोई डिससेटिस्फेक्शन है, असंतोष है, तो बैंक शाखा की जिम्मेदारी है कि उसको ये बताए कि वे कस्टमर कहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, किस प्रकार वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, कितने समय में उस शिकायत का निराकरण किया जाएगा, या कितने समय में बैंक से एक वो जवाब की अपेक्षा कर सकता है। कस्टमर की कंप्लेंट के निराकरण के लिए वो किससे संपर्क कर सकता है, और यदि शिकायत निवारण से वो संतुष्ट नहीं है तो उसको आगे कहाँ अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, बैंक के उच्च अधिकारी को पास कैसे जा सकता है वो, या ओम्बड्समैन तक कैसे जा सकता है, ये सब सारी जानकारी बैंक शाखा में उपलब्ध होना जरूरी है। The bank will inform customer where to find details of procedure for handling complaints fairly and quickly. The information is generally made available at prominent places on the notice board of the branch or in the website of the bank. If the customer complaint is received in writing, the bank shall endeavor to send an acknowledgement or response within a week period. If customer's complaint is relayed over telephone at the designated telephone help desk or customer service number, the bank shall provide a complaint reference number and keep the customer informed of the progress within a reasonable period of time. After examining the matter, the bank shall send the final response or explain as to why it need more time to respond and shall endeavor to do so within 30 days of receipt of complaint and shall tell the customer to escalate their complaint further if they are still not satisfied. बैंकों के शाखा के नोटिस बोर्ड पर कस्टमर की शिकायत दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी बताई जाती है और बैंकों की वेबसाइट पे भी ये प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी ग्राहक की शिकायत लिखित रूप से प्राप्त होती बैंक के पास में, तो बैंक तत्काल उसके ऊपर एक पावती या अपनी प्रतिक्रिया ग्राहक के दिए गए पते पर प्रेषित करता है और उसमें ये भी बताता है कि कितना समय में उन ग्राहक की शिकायत का निराकरण करने का प्रयास बैंक द्वारा किया जाएगा। फोन के ऊपर यदि कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है तो जो हेल्प डेस्क, कस्टमर सेवा के लिए जो हेल्प डेस्क बना हुआ है बैंक का, वहां पर वहां के कर्मचारी शिकायतकर्ता को एक कंप्लेंट रेफरेंस नंबर दर्ज कर बताते हैं और समय समय पे शिकायत निवारण की जो प्रक्रिया की गई है उसमें क्या प्रगति हुई है इसके बारे में भी जानकारी ग्राहक को दी जाती है। बैंक शिकायत का सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार करते हैं और
उसके ऊपर अंतिम निर्णय लेके उसके निराकरण के पश्चात ग्राहक को तत्काल सूचित करते हैं। यदि एक निश्चित समय सीमा विद इन 30 डेज मतलब 30 दिन के अंतर्गत यदि बैंक के द्वारा उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो कस्टमर को अधिकार है कि वो बैंक के उच्चाधिकारियों या लोकपाल के पास में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, या बैंक के द्वारा प्रदान किए गए समाधान से वे संतुष्ट नहीं है तब भी वे बैंक के उच्चाधिकारियों को अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं और अंत में वे ओम्बड्समैन के पास भी जाकर अपनी शिकायत का निराकरण करवा सकते हैं। जो भी ग्राहक बैंक के साथ जुड़े हुए हैं उनके कुछ अधिकार होते हैं। कौन कौन से अधिकार बैंकों में ग्राहकों को उपलब्ध है? कस्टमर राइट पॉलिसी। The customer right policy enshrine basic right of the customer of the bank regulated by Reserve Bank of India. It spell out right of the customer and also responsibilities of the bank. The policy applies to all products and services offered by the bank or its agent, whether provided across the counter, over phone, by post, through interactive electronic device, or internet, or by any other method. जिन किसी ग्राहकों का बैंक में खाता है उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और ये सारे अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। सभी ग्राहकों को, सभी बैंकों को इसकी सूचना दी गई है कि वे अपने ग्राहकों के कार्य के लिए सजग रहें और समय पर उनका कार्य करें। जो कस्टमर के अधिकार की नीति है, पॉलिसी है, वो सभी प्रकार की जो बैंकिंग सेवाएं हैं या बैंक की योजनाएं हैं उस पर लागू होती है, भले ही वो जो योजना या सेवा बैंक शाखा द्वारा प्रदान की गई हो, बैंक के एजेंट के द्वारा प्रदान की गई हो, फोन के ऊपर डाक के द्वारा भी यदि कोई सूचना दी गई है, कोई सेवा दी गई है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भी दी गई है, इंटरनेट के माध्यम से भी दी गई है। इस प्रकार के सारी जो ग्राहक की सेवा के लिए उपाय हैं उसमें किसी भी प्रकार की कमी के लिए या असंतोष के लिए ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कस्टमर राइट्स, कौन कौन से अधिकार हैं ग्राहक के? राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, राइट टू सूटेबिलिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन। ग्राहक का जो अधिकार है, सबसे पहला अधिकार है कि उसके साथ उचित व्यवहार हो। उचित और सम्मानजनक व्यवहार ग्राहक के साथ किया जाना जरूरी है। ग्राहक को यह भी अधिकार है कि उसके साथ जो भी लेन देन बैंक के साथ किया जा रहा है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी। किसी भी प्रकार की चीजें उससे छिपाई नहीं जाएंगी। जो भी कार्य है बैंक ग्राहक के जानकारी में किया जाएगा, उचित तरीके से किया जाएगा और ईमानदारी से किया जाएगा। राइट टू सूटेबिलिटी, जो बैंक की योजना ग्राहक को उचित लगती है, ग्राहक के लिए, ग्राहक के लायक है, उसी को ग्राहक को बताया जाएगा, उसी में उसको खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई भी बैंकिंग उत्पाद ग्राहक को नहीं दिया जाएगा जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है या जिसके बारे में वो नहीं जानता है। राइट टू प्राइवेसी, अर्थात कस्टमर के जो भी लेन देन हैं, जो भी खाते हैं, उनके बारे में बैंक पूरी तरह से गोपनीयता बना के रखेंगे और ग्राहक की जानकारी निजी रखेंगे, प्राइवेट रूप से रखेंगे। राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन, ग्राहक को यह भी अधिकार है कि यदि उसको कोई समस्या है, कुछ शिकायत है, तो उसका समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण हो जाए और यदि बैंक के किसी कार्य से ग्राहक को हानि पहुंची है तो उसका क्षतिपूर्ति या मुआवजा भी बैंक के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह ये 5 मुख्य जो अधिकार हैं ग्राहक के, इसके बारे में हम विस्तार से भी जानेंगे आगे। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, बोथ द कस्टमर एंड द financial service provider have a right to be treated with courtesy. The customer should not be unfairly discriminated against all grounds such as gender, age, religion, caste, and physical ability when offering and delivering financial products. ग्राहक के द्वारा और
फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अर्थात बैंक के कर्मचारियों को भी, दोनों को ये अधिकार है कि उनके साथ जो भी व्यवहार किया जाएगा वो उचित तरीके से किया जाएगा, शिष्टता से किया जाएगा। किसी भी ग्राहक को हम उसके आयु के आधार पे, उसका पुरुष है या महिला है, जेंडर जो है उसके आधार पे, उसके धर्म, जाति, या वो पूरी तरह स्वस्थ है या उसको दिव्यांग है, इस आधार पे कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी प्रकार की जो बैंकिंग सेवाएं हैं सभी ग्राहकों को समान रूप से प्रदान की जाएंगी। Pursuance of the above right, bank will promote good and fair banking practices by setting minimum standard in all dealing with the customer, promoting a fair and equitable relationship between bank and the customer, train bank staff attending the customer adequately and appropriately, assure that staff member attended to customer and their business promptly and courteously, treat all customer fairly and not discriminate against any customer on grounds such as gender, age, religion, caste, literacy, economic status, physical ability, etc. Ensure that the above principle is applied while offering all products and services. Ensure that product and services offered are in accordance with the relevant law and regulation. कस्टमर के जो अधिकार हैं उचित व्यवहार करने का, उसके लिए बैंक प्रयास करते हैं कि वे अच्छे और उचित बैंकिंग प्रैक्टिसेस अपने इस शाखा में जारी रखेंगे और जो कस्टमर की सेवा के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड है, न्यूनतम बेंचमार्क है, उतना उसमें अपनी शाखाओं में लागू करेंगे। ग्राहकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, उचित व्यवहार किया जाएगा। बैंक के स्टाफ जो कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं, उनको उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये भी बैंक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहकों के जो भी कार्य हैं निश्चित समय के सीमा के भीतर तत्काल और शिष्टाचार के साथ में उनके साथ ये कार्य संपन्न किया जाएगा। सभी कस्टमर को उनको समान रूप से सेवाएं प्रदान की जाएगी, किसी भी आधार पर, जैसे कि उनकी आयु के आधार पर, पुरुष या महिला हैं तो उनके आधार पे, धर्म, जाति, शिक्षा के स्तर या उनके आर्थिक स्तर के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान रूप से बैंकिंग सेवा प्रदान की जाएंगी। जो भी बैंकिंग सेवाएं ग्राहकों को प्रदान की जा रही हैं वो सरकारी नियमों के अंतर्गत और आरबीआई के द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही प्रदान की जाएंगी। दूसरा जो कस्टमर का अधिकार है वो राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, अर्थात ग्राहक का जो भी लेन देन है, ग्राहक के जो भी खाते का संचालन किया जा रहा है वो पूरी तरह से पारदर्शी होगा, उचित होगा और ईमानदारी से किया जाएगा। The financial service provider should make every effort to ensure that the contracts or agreement in frame are transparent, easily understood by and well communicated to the common person. The product price, the associated risk, the term and condition that govern use over the product's life cycle and the responsibility of the customer and financial service provider should be clearly disclosed. The customer should not be subject to unfair businesses or marketing practices, coercive contractual terms, or misleading representation over the course of their relationship. The financial service provider cannot threaten the customer with physical harm, exert undue influence, or engage in blatant harassment. तो बैंक या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी बैंक ग्राहक के साथ उनके अनुबंध किए जा रहे हैं, जो भी दस्तावेजों का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है वे पूरी तरह से पारदर्शी होंगे और उनकी भाषा आम आदमी को समझने लायक होगी। जो भी बैंक की योजना है या जो भी बैंक के उत्पाद हैं उनका जो लागत है, ग्राहक को किस प्रकार के चार्जेस उनको देना है,
और उस बैंकिंग उत्पाद में किस प्रकार की जोखिम जुड़ी हुई है, ये सारी बातों की जानकारी ग्राहक को प्रदान की जाएगी। जो भी नियम शर्तें हैं, विशेष तौर पे जो लोन देने की जो प्रक्रिया है उसमें जो भी नियम शर्तें लागू होती हैं उसकी बारे में भी ग्राहक को उचित जानकारी दी जाएगी। ग्राहक के साथ किसी भी प्रकार की अनुचित व्यापार नहीं किया जाएगा या किसी भी प्रकार के ऐसे योजना का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा जिसके बारे में ग्राहक को जानकारी नहीं है या उसको भविष्य में उससे कोई हानि हो सकती है। इसलिए बैंक की जिम्मेदारी है कि ग्राहक को जो भी योजना या जो भी प्रोडक्ट हम प्रदान कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। कभी भी बैंक के कर्मचारी या उनके एजेंट ग्राहक को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकते हैं या उनके ऊपर इस प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते हैं, उनका हैरेसमेंट नहीं कर सकते, उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते। In pursuant to the above, bank will ensure complete transparency so that the customer can have a better understanding of what he or she reasonably or fairly expect from a bank. Ensure that the banks dealing with customer rest on ethical principle of equity, integrity, and transparency. Provide customer with clearly information about his product and services, terms and condition, and interest rate, service charges in simple and easily understandable language and with sufficient information so that the customer could be reasonably expected to make an appropriate and informed choice of product. बैंक को ये सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक के साथ जो भी लेन देन किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी और ग्राहक की समझ के अनुसार किए जा रहे हैं। उन ग्राहक से कोई अनुचित चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, किसी प्रकार के उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा और जो भी लेन देन है वो नैतिक रूप से, जो नैतिक प्रिंसिपल है, नैतिक बैंक की जिम्मेदारी है उसके तहत ही किए जाएंगे। बैंक की जिम्मेदारी है कि ग्राहक को सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट ग्राहक को देना चाह रही है बैंक, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और सारी नियम शर्तें उसको समझाई जाएगी। ब्याज दरों के बारे में, जो सर्विस चार्जेस बैंक द्वारा लिए जाएंगे उसके बारे में साधारण भाषा में और उस ग्राहक की समझ के अनुसार वो जानकारी उसको प्रदान की जाएगी। सर 2 मिनट का ब्रेक आपसे मैं चाह रहा हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं, प्लीज वेट कीजिएगा। हेलो सुदीप दा, हेलो সুদীপ দা, সুদীপ্ত দা, হ্যালো, ও বলুন। সুদীপ্ত দা, আমার তো এই গ্রুপে মনে হয় নাম্বারটা অ্যাড নেই আমার বোনের, কি করা যাবে ওটাতে? গ্রুপে অ্যাড নেই? না ওই জন্য করে আমি বুঝতে পারছি না যে বলছে তুমি যে নাম্বারটা গ্রুপে আছে, আমার গ্রুপে অ্যাড নেই আমার বোনের নাম্বারটা লাস্ট 95। তোমরা গ্রুপে কে কে ক্লাস করছো? তোমার বোন আর তুমি দুজনেই? না আমার বোনও নেই আমিও নেই। তোমার লিস্ট যে দিছে হোয়াটসঅ্যাপে দেখো, ওখানে কি নাম যেন দেখলাম, দুলই। দুলই না তোমরা? আমার নাম দুলাল। তোমার নাম তো আছে লিস্টে, ফার্স্টই আছে, দেখো। ফার্স্ট ওই লিস্ট কোনখানে আছে বলো একবার দেখি। হোয়াটসঅ্যাপে দিছে তো, হোয়াটসঅ্যাপে লিস্ট দিছে তো, হোয়াটসঅ্যাপে লিস্ট দেখোনি? না হোয়াটসঅ্যাপে দেয়নি তো, দিয়েছে দেখি। দিছে দিছে, তারা আমি বলতেছি। একটু হেল্প করো তো সুদীপ ভাই। তোমার লিস্টে নাম আছে তো, এখানে দেখলাম তো আমি। কি নাম আছে? কুন্ধু দুলাই কি এটা? বাবার নাম গঙ্গা দুলাই, গগন দুলাই। না গগন দুলাই না। গগন দুলাই কে? তোমাকে আমি ওই এটা বন্ধ করো।
তো নাম কি অ্যাকচুয়ালি? টুম্পা ভান্ডারী নাম আছে। কিন্তু তোমার এখানে ওটা কি টুম্পা ভান্ডারী নামে রেজিস্টার করা হয়েছে? चलिए मिस्टर सुदीप्त राय दुलाल भंडारी, प्लीज अपनी बातचीत आप ऑफलाइन करिएगा, बाद में क्लास के बीच में मत करिए। ठीक है। और मिस्टर दुलाल भंडारी, आप क्या दो लोग एक ही साथ बैठ के ज्वाइन कर रहे हैं क्या, अलग अलग डिवाइस पे? आपकी आवाज में इको आता रहता है बार बार। चलिए अभी माइक म्यूट करिए सर, आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा अधिकार जो ग्राहक का है वो राइट टू सुटेबिलिटी, मतलब ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप ही उसको बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी। Despite several regulation, complaint related to mis-selling continue to plague the distribution space, particularly in case of life insurance policies. Lured by the higher commission, sales officials tend to push product without ascertaining their suitability for the customer. Hence, the bank has to ensure that product offered should be appropriate to the need of the customer and based on assessment of the customer financial circumstances and understanding. बैंकों के द्वारा जो भी योजना ग्राहक को बताई जा रही है, ग्राहक को उसका फायदा दिया जा रहा है, इसके बारे में ग्राहक को पूरी जानकारी देना जरूरी है और ग्राहक की वित्तीय आवश्यकताओं के हिसाब से, वित्तीय स्थिति के हिसाब से और ग्राहक की समझ के हिसाब से कोई भी उसको योजना का लाभ देना चाहिए। आमतौर पे जो लाइफ इंश्योरेंस के जो पॉलिसी है वो बैंक द्वारा ग्राहकों को दी जाती है और कई बार उसमें ग्राहक की आवश्यकता नहीं होने पर या ग्राहक की स्थिति, आर्थिक स्थिति उस पॉलिसी को चलाने के लायक नहीं होने पर भी उसको ये पॉलिसी दे दी जाती है, जो कि सर्वथा गलत है। इस प्रकार ग्राहक की जानकारी के बिना उसको किसी प्रकार के प्रोडक्ट से यदि हानि होती है तो उसके लिए बैंक सही नहीं है, बैंक जिम्मेदार होता है। In pursuance of the above right, bank will ensure that it has a board approved policy for assessing suitability of product or the customer prior to sale. Endeavor to make sure that the product or service sold or offered is appropriate to the customer's need and not inappropriate to the customer's financial standing and understanding based on the assessment made by it. Such assessment will be appropriately documented in the record. Sell third-party product only if it is authorized to do so after putting in place a board-approved policy for marketing and distributing third-party financial products. राइट टू सुटेबिलिटी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार जो उसका प्रोडक्ट देना है, उसके लिए बैंक सुनिश्चित करेंगे कि जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो निदेशक मंडल है, उसके द्वारा स्वीकृत की गई एक नीति के अनुरूप ही वे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट का सेल करेंगे। ये सुनिश्चित करेगा बैंक या बैंक के हर एक कर्मचारी कि जो भी प्रोडक्ट या सेवाएं ग्राहक को दी जा रही हैं उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही है और उसकी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही वो उनको सेवा प्रदान की जाएगी। जब भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से अभिप्राय है कि जो म्यूचुअल फंड या बीमा पॉलिसी बैंक के द्वारा सेल की जाती है, ग्राहकों को दी जाती है, उनको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कहा जाता है और इनका भी मार्केटिंग या ग्राहकों को इसकी पॉलिसी बैंक द्वारा तभी दी जा सकती है कि जबकि उस बैंक को इस प्रकार के कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। In pursuance of the above right, bank will not compel a customer to subscribe any third party product as a quid pro quo for any service availed from the bank. Ensure that the product being sold or service being offered, including third-party products, are in accordance with the extant rule and regulation. Inform the customer about his responsibility to promptly and honestly provide all relevant and reasonable information that is sought by the bank to enable them to determine the suitability of product
to the customer. राइट टू सुटेबिलिटी या ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप जो बैंक की सेवा देना है उसके लिए बैंक सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार का जो म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट है ग्राहक की जानकारी के बिना, ग्राहक की आवश्यकता के बिना उसको नहीं दिया जाएगा। जो भी बैंक की योजना या अन्य योजनाएं का लाभ ग्राहक को देना चाह रहे हैं उसके बारे में ग्राहक को पूरी जानकारी दी जाएगी और जो वर्तमान नियम और शर्तें जिस हिसाब से रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है, बैंक की अपनी पॉलिसी में निर्धारित की गई, उसी के अनुरूप ग्राहक को ये प्रोडक्ट दिए जाएंगे। ग्राहक को उसकी जिम्मेदारी और उसके भविष्य में किस प्रकार की लायबिलिटी आ सकती है उस प्रोडक्ट के कारण, इसके बारे में भी जानकारी देने की बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट टू प्राइवेसी या निजता का गोपनीयता का अधिकार। Customers' personal information should be kept confidential unless they have offered specific consent to the financial services provider or such information is required to be provided under the law or it is provided for mandated business purposes. For example, to credit information companies, the customer should be informed upfront about likely mandated business purposes. Customer have the right to protection from all kind of communication, electronic or otherwise, which infringe upon their privacy. कस्टमर की जो व्यक्तिगत जानकारी है उसको गोपनीय रखने की जिम्मेदारी बैंक को है और यदि इस जानकारी को बैंक किसी विशेष बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को ये जानकारी दी जाती है, इसके बारे में ग्राहकों को पहले से इन्फॉर्म किया जाना जरूरी है। कस्टमर की व्यक्तिगत समय जो है, उसकी निजी समय जो है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और जो कस्टमर का निजी समय है उस समय कोई बैंक का तरफ से कोई उसको फोन कॉल नहीं जाएगा या उसको अन्य प्रकार से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की जाएगी। In pursuance of the above right, bank will treat customer information as private and confidential, even when the customer is no longer banking with us, and as a general rule, not disclose any such information to any other individual institution, including its subsidiaries, associate, tie-up, institution, etc., for any purpose, unless the customer has authorized such disclosure explicitly in writing. Disclosure is compelled by law and regulation. Bank has duty to public to disclose that is in public interest. Bank has to protect its interest through disclosure. It is for regulatory mandated business purposes such as disclosure of default to credit information companies or debt collection agencies. Ensure such likely mandated disclosure to be communicated immediately to the customer in writing. Shall not use the share customer personal information for marketing purpose unless the customer has specifically authorized it. कस्टमर की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए बैंक क्या करेंगे? सबसे पहला बैंक का कर्तव्य है कि वो ग्राहक की समस्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे और किसी भी अन्य व्यक्ति को, अन्य संस्था को इसके बारे में जानकारी नहीं देंगे जब तक कि यदि ग्राहक बैंक को ये अपनी तरफ से स्पष्ट करके निर्देश देता है कि अन्य संस्था के साथ में या अन्य व्यक्ति के साथ में वो जानकारी शेयर की जा सकती है, किसी कानूनी संस्था के द्वारा या किसी नियम के अंतर्गत बैंक को ये निर्देश दिए जाते हैं कि वो ग्राहक के खाते की जानकारी उनको बताए। यदि लोक हित में, पब्लिक के इंटरेस्ट में यदि जानकारी प्रदान किया जाना जरूरी है और बैंक को अपने स्वयं के अधिकारों की रक्षा के लिए यदि वो जानकारी
उसका प्रदर्शित किया जाना, उसको अन्य व्यक्तियों को बताना जरूरी है। और फाइनली बैंक के मैंडेटेड बिजनेस पर्पस के लिए, जैसे कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो रहती हैं, जैसे कि सिबिल, इक्विफैक्स, इन सबको ग्राहकों की जानकारी दी जाती है और इसके बारे में पहले से ग्राहक को बता दिया जाता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसीज के द्वारा को ये जानकारी, उनके खाते की जानकारी प्रदान की जा सकती है। राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कंपनसेशन, कस्टमर को शिकायत के निराकरण के अधिकार है और उसके प्रति उसको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार है। The customer has a right to hold the financial services provider accountable for the product offer and have a clear and easy way to have any valid grievance redressed. The provider should also facilitate redress of grievance stemming from its sale of third-party product. The financial service provider must communicate its policy for compensating mistakes, lapses in conduct, as well as non-performance of delay in performance, whether caused by provider or otherwise. The policy must lay out the right and duties of the customer when such event occur. सभी प्रकार के बैंकों और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के ये जिम्मेदारी है, ये जवाबदारी है कि वे ग्राहक के जो उचित शिकायतें हैं उसके ऊपर तत्काल उसकी कार्रवाई करें और उसको समय सीमा के अंदर अंदर उसका निराकरण करें। कस्टमर की शिकायत यदि म्यूचुअल फंड कंपनी और बीमा कंपनी के प्रति भी है जिसकी पॉलिसी बैंक के द्वारा दी गई है, उस स्थिति में बैंक को ही उनकी शिकायत का निराकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। यदि बैंक के किसी कार्य से ग्राहक को कोई हानि हो रही है, उस स्थिति में ग्राहक को उस हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी बैंक जिम्मेदार है। In pursuance of the above right, bank will deal sympathetically and expeditiously with all the things that go wrong, correct mistake promptly, cancel any charge that has been applied wrongly and by mistake, compensate the customer for any direct financial loss that might have been incurred by the customer due to its lapses. कस्टमर की शिकायत निराकरण के लिए बैंक कस्टमर की शिकायत के ऊपर सहानुभूति पूर्वक और तत्काल कार्रवाई करेगा। किसी तरह की कोई गलती हुई है उसके लेन देन में तो उसका सुधार तत्काल करेगा। कोई चार्जेस बैंक के द्वारा गलती से ले लिए गए तो उसको पुनः खाते में, कस्टमर के खाते में जमा कर दिया जाएगा और कस्टमर को यदि कोई वित्तीय हानि हुई तो उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी बैंक की होती है। तो इस 5 प्रकार के जो अधिकार हैं इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा, नोट किया होगा। ठीक है सर? हाँ जी सर। ओके, समझ पाए सर इसको आप? हाँ जी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि शिकायत, ग्राहक की कोई शिकायत है, उसका शिकायत की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले तो an expression or representation of grievance or dissatisfaction, oral or written, by the customer, representative, legal guardian, nominee, appointee of the customer about the deficiency in service or delay in delivery of service while handling of any of the banking related transaction that may have resulted in financial loss, distress or material inconvenience to the customer. In pursuance of the above right, bank will deal sympathetically and expeditiously with all the things that go wrong, correct mistake promptly, cancel any charge that has been applied wrongly and by mistake. कस्टमर की शिकायत का जो, यदि अपने कस्टमर किसी अपने असंतोष को जाहिर करता है या उसके बारे में कोई रिप्रेजेंटेशन देता है तो वो उसके शिकायत कहलाएगा। कस्टमर के जो असंतोष है वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से बैंक के सामने आ सकता है। जो शिकायत है वो कस्टमर स्वयं या उसके प्रतिनिधि के द्वारा, उसके लीगल गार्जियन या नॉमिनी के द्वारा, अपॉइंटी के द्वारा भी की जा सकती है
बैंक की सर्विस में किसी प्रकार की कमी है या देरी हो रही है या उसको उचित प्रकार से बैंक की सेवाएं नहीं दी गई है, तो कस्टमर को अपनी शिकायत दर्ज करने का पूरा पूरा अधिकार है। किसी भी ग्राहक की शिकायत प्राप्त होने पर बैंक को ये सुनिश्चित करना है कि उस शिकायत के ऊपर सहानुभूति पूर्वक और तत्काल कार्रवाई करे। यदि कोई गलती हुई है उसके लेन देन में, उसको तत्काल सुधार करे और किसी भी प्रकार के यदि चार्जेस गलती से ले लिए गए हैं तो उसको वापस करें। अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग चैनल, आजकल ये प्रक्रिया बहुत हो रही है कि बैंकिंग लेन देन से के दौरान ग्राहकों के खाते से धोखेबाजों के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है और ग्राहक को काफी हानि का सामना करना पड़ता है। इस काफी जगह पर ग्राहक की भी थोड़ी सी गलती रहती है कि वे या तो उसके साथ में अपने बैंकिंग के डिटेल्स शेयर कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स शेयर कर देते हैं, ओटीपी बता देते हैं। उस स्थिति में ग्राहक के खाते से वो राशि निकल जाती है और ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ता है। Customer should notify the bank of any unauthorized electronic banking transaction at the earliest after the occurrence of such transaction. The longer the time taken to notify the bank, the higher will be the risk to loss to the customer. Ministry of Home Affairs (MHA) has launched a national helpline number 1930 and rolled out https://cybercrime.gov.in portal for reporting the financial cybercrime frauds by the victims. The URL of the portal and the helpline number should be displayed in the branch premises to create awareness among the customer and general public. यदि किसी के साथ में कोई डिजिटल माध्यम से धोखाधड़ी हो जाती है तो उस व्यक्ति को तत्काल अपनी बैंक शाखा को सूचित करना चाहिए कि ऐसा दुर्घटना उसके साथ हो गई है। जितना जल्दी वो कस्टमर अपने बैंक शाखा को सूचित करेगा उतना ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उसके खाते से जो राशि धोखेबाजों द्वारा निकाल ली गई है उसको समय पे उसका मतलब वो राशि उसको वापस प्राप्त हो जाए, उसको हानि ना हो। जितना देरी होगी इसका रिपोर्टिंग में उतने ज्यादा संभावना है कि ग्राहक के खाते की निकली राशि ना मिल सके। इसलिए जितना जल्दी हो सके बैंक की शाखा को इन्फॉर्म करना चाहिए। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के लिए या उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1930 1930 ये नंबर जारी किया गया है जिस पर ग्राहक फोन पर भी इस नंबर पर अपनी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवा सकता है। एक पोर्टल भी भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, उसका URL है https://cybercrime.gov.in। ग्राहक इस पोर्टल पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि ग्राहक जब भी ये धोखाधड़ी यदि उसके साथ होती है तो तत्काल इसके ऊपर वो दर्ज करवाए और उन खाते में जिनमें वो राशि धोखेबाजों के द्वारा जमा की गई है उन खातों पे रोक लगाई जा सके और ग्राहक को हानि ना हो। ये जो हेल्पलाइन नंबर 1930 है और पोर्टल साइबर क्राइम का जो है वो सभी बैंकों की शाखा में प्रदर्शित किया जाना भी जरूरी है, जिससे कि हम सभी कस्टमर को, सभी ग्राहकों को जागरूक कर सके, आम पब्लिक को भी जागरूक कर सके। तो यहाँ तक हमने बैंकों की शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में समझा और कस्टमर के अधिकार के बारे में जाना। यहाँ पर हम शुरू करते हैं इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एकीकृत लोकपाल योजना है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। In case of customer is unhappy with the redressal provided by the bank or his grievance has not been redressed within 1 month of the date of the complaint, he can also approach the banking ombudsman concerned for redressal. The customer will be given the necessary guidance in this regard by the branches head office. Customer की जो शिकायत है उसके ऊपर उचित निराकरण नहीं किया गया बैंक के द्वारा या
30 दिन के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी शिकायत के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया, उस स्थिति में ग्राहक को ओम्बड्समैन या लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने का पूरा अधिकार है और बैंक शाखा में ही ये जानकारी ग्राहक को उपलब्ध करवानी है कि यदि ग्राहक हमारी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है या शिकायत निराकरण की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है, उस स्थिति में वो लोकपाल के पास किस प्रकार जा सकता है। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021. The Reserve Bank of India introduced integrated Ombudsman Scheme 2021 on 12th November 2021. This scheme amalgamates the existing 3 Ombudsman scheme of RBI, namely Banking Ombudsman Scheme 2006, Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies 2018, and Ombudsman Scheme for Digital Transaction 2019. 12 नवंबर 2021 को रिजर्व बैंक के द्वारा एकीकृत लोकपाल योजना लागू की गई। नवंबर 2021 के पहले आरबीआई के 3 लोकपाल कार्य कर रहे थे, 3 योजनाओं के अंतर्गत काम हो रहा था। सबसे पहला है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 में लागू की गई थी, जिसमें बैंकिंग सभी बैंकों के प्रति जो यदि की शिकायत रहती थी तो वहां पर अपने कस्टमर की शिकायत दर्ज की जाती थी। 2018 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी के खिलाफ भी आरबीआई को कंप्लेंट की जा सकती थी ओम्बड्समैन को, और ये योजना 2018 में लागू की गई थी। और डिजिटल ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि डिजिटल माध्यम से ग्राहकों को जो कुछ हानि हो रही थी उनके ट्रांजैक्शन में, उसके बारे में यदि कोई शिकायत दर्ज करनी थी तो इसके लिए ओम्बड्समैन की नियुक्ति 2019 में की गई। लेकिन ये तीनों ओम्बड्समैन अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे और कई बार इनकी शिकायत के निराकरण में देरी हो जाती थी। इसके लिए आरबीआई के द्वारा वर्ष 2021 में तीनों योजनाओं को एक साथ समाहित कर दिया गया और एकीकृत लोकपाल योजना इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 प्रारंभ की गई है। Salient features of Ombudsman scheme. It was launched on November 12, 2021. The scheme simplifies the grievance redressal process at RBI by enabling customers of regulated entity like bank, non-banking financial companies, payment system participants, PSP, and credit information companies to register their complaint at one centralized reference point. The objective of RBI integrated Ombudsman scheme is to provide cost-free redress of customer complaint involving deficiency in service on the part of entities regulated by RBI. If not resolved within the satisfaction of the customer or not replied to the within a period of 30 days by the regulated authority. ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की जो विशेषताएं हैं या मुख्य बातें इस प्रकार हैं। इस योजना को 12 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। जो रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब आरबीआई के द्वारा जिसका नियमन किया जाता है, जैसे कि बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, पेमेंट सर्विस पार्टिसिपेंट जैसे कि गूगल, फोन पे, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं ये, और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जैसे कि सिबिल, इन सबके खिलाफ यदि कोई कंप्लेंट ग्राहक को दर्ज करानी है तो वो अब एकीकृत लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। एकीकृत लोकपाल योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य जो है वो कस्टमर की, ग्राहक की शिकायतों का कॉस्ट फ्री सॉल्यूशन, मतलब उसको किसी तरह के इसमें फीस नहीं देना है, किसी तरह की कोई लागत नहीं लगेगी उसको, और उसकी शिकायत का निराकरण आरबीआई के लेवल पे किया जाएगा। यदि रेगुलेटेड एंटिटी बैंक, एनबीएफसी की सेवाओं में किसी प्रकार की कमी है, ग्राहक की शिकायत का 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है या ग्राहक के संतोषजनक रिप्लाई नहीं मिलता है, उस स्थिति में ग्राहक को आरबीआई
ओम्बड्समैन के पास जाने का पूरा अधिकार होता है। It integrates the erstwhile 3 Ombudsman scheme of RBI, namely Banking Ombudsman Scheme 2006, Ombudsman Scheme for Non-Banking Financial Companies 2018, and Ombudsman Scheme for Digital Transaction 2019. In addition to integrating the 3 existing schemes, the scheme also includes under its ambit additionally REs, namely non-scheduled primary urban cooperative banks and with a deposit size of 50 crore and above in credit information companies. The scheme adopts one nation, one ombudsman approach by making the RBI ombudsman mechanism jurisdiction neutral. एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत पहले की 3 योजना जो थी, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसीज एंड ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन सबको समाहित करके एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। और ओम्बड्समैन या कि लोकपाल की परव्यू में या उनकी लिए नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है जिनका डिपॉजिट साइज 50 करोड़ या उससे अधिक है, उनके बारे में भी शिकायतें लोकपाल के पास दर्ज कराई जा सकती हैं। और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज जो है जैसे कि सिबिल, इक्विफैक्स, इनके बारे में भी शिकायत एकीकृत लोकपाल के पास प्रस्तुत की जा सकती है। एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत वन नेशन वन ओम्बड्समैन अर्थात एक देश में एक लोकपाल रहेगा, इस आधार पे इस मैकेनिज्म को डेवलप किया गया है। हु इज ए बैंकिंग ओम्बड्समैन? बैंकिंग ओम्बड्समैन कौन होते हैं? The banking ombudsman is a senior official appointed by the RBI as an appellate body where customer can escalate complaint if the financial institution fail to address the complaint within 30 days. Even when customers are not satisfied with the resolution provided or explanation given by the financial institution, they can approach the ombudsman. The Reserve Bank may appoint one or more of its officers as ombudsman and deputy ombudsman to carry out the function entrusted to them for a period of not exceeding 3 years at a time. बैंकिंग लोकपाल कौन होते हैं? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक के द्वारा एक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और वे बैंकों के प्रति शिकायतों को सुनते हैं। यदि बैंक के द्वारा ग्राहक की शिकायत का निराकरण 30 दिन के अंदर नहीं होता है या ग्राहक की शिकायत का निराकरण ग्राहक के संतोष के अनुरूप नहीं किया जाता है, ग्राहक की अपेक्षा के अनुरूप नहीं किया जाता है, उस स्थिति में ग्राहक अपने लोकपाल को शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार है कि वो अपने एक या एक से अधिक अधिकारियों को ओम्बड्समैन और डिप्टी ओम्बड्समैन के तौर पे नियुक्त कर सकता है। इन अधिकारियों की नियुक्ति जो है अधिकतम 3 साल के लिए की जाती है। Features of RBI integrated ombudsman scheme. The scheme will have one portal, one email and one address for the customer to lodge their complaints. It has done away with the jurisdiction of each ombudsman office. The scheme defined deficiency in service as the ground for filing a complaint within a specific list of exclusion. A deficiency in service is a shortcoming or inadequacy in the financial service or some other service related to the its RE is supposed to provide. एकीकृत लोकपाल के योजना के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि लोकपाल का एक पोर्टल रहेगा, एक ईमेल एड्रेस रहेगा और एक ही एड्रेस रहेगा जहां पर ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ग्राहक को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए ओम्बड्समैन का या लोकपाल का एक पोर्टल उपलब्ध है, एक ईमेल एड्रेस भी उनको बताया गया है और एक ही पता, उनके डाक का भी पता एक ही जगह का है, सेंट्रलाइज काम होता है इनका। उसी पते पर कोई भी ग्राहक अपनी शिकायत भेज सकता है।
क्योंकि पूरे देश में एक ही लोकपाल कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए कार्य क्षेत्र की भी कोई सीमा नहीं रहती है। इसके पूर्व में हर एक राज्य में एक लोकपाल की नियुक्ति की जाती थी और कई बार ऐसी स्थिति बनती थी कि कस्टमर की शिकायत चेन्नई के लोकपाल के पास भेजी जानी चाहिए रहती है, लेकिन वो गुजरात में निवास करता है तो उसने गुजरात के लोकपाल के पास अपनी शिकायत भेज दी। और चूंकि ये प्रकरण चेन्नई से संबंधित रहता है तो गुजरात में जो नियुक्त किए गए लोकपाल है उस पर अपनी निर्णय नहीं ले पाते थे। तो इससे बचने के लिए ग्राहकों को एक ही लोकपाल का बता दिया गया है और पूरे देश में एक ही लोकपाल कार्य कर रहा है। लोकपाल के पास में बैंक की सेवाओं में किसी प्रकार की कमी है उसके बारे में कंप्लेंट उनके पास भेजी जाती है और ओम्बड्समैन के द्वारा इस प्रकार की लिस्ट भी उनके पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है जिसके लिए उनके पास शिकायत नहीं की जा सकती, अर्थात एक एक्सक्लूजन की लिस्ट उन्होंने बना के दी है और उसके अंतर्गत ग्राहक को ये सुनिश्चित करना होगा कि उस लिस्ट में उसकी शिकायत का स्वरूप ना हो, तभी वो ओम्बड्समैन के द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। It will be no longer necessary for a complainant to identify under which scheme he or she should file a complaint with the Ombudsman. A centralized receipt and processing center has been set up at RBI Chandigarh for receipt and initial processing of physical and email complaint in any language. The responsibility of representing RE and furnishing information in respect of complaint filed by the customer against the RE would be that of the principal nodal officer in the rank of general manager of in the public sector bank or equivalent. ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करने के लिए ग्राहक को किसी योजना या उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो अपनी शिकायत को किसी भी भाषा, किसी भी भारतीय भाषा में उन तक पहुंचा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो चंडीगढ़ ऑफिस है वहां पर ही लोकपाल का कार्यालय खोला गया है और वहीं पर कस्टमर की ईमेल और डाक के द्वारा जो शिकायतें भेजी गई हैं उनका प्रोसेसिंग किया जाता है, उनका निराकरण किया जाता है। ओम्बड्समैन से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर जानकारी देने के लिए, वो शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बैंक में एक महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इस नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो ओम्बड्समैन के लोकपाल के कार्यालय के संपर्क में रहते हैं और उनको जो भी शिकायतें उनके बैंक के खिलाफ होती हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई समय सीमा के अंदर करके ओम्बड्समैन को प्रेषित करते हैं। The RE will not have the right to appeal in cases where an award is issued by the Ombudsman against it for not furnishing satisfactory and timely information or document. The Executive Director in charge of Consumer Education and Protection Department of RBI would be the appellate authority under the scheme. So regulated entity अर्थात बैंक और NBFCs उनको आरबीआई के लोकपाल के द्वारा यदि उनके खिलाफ कोई अवार्ड पारित किया गया है, ग्राहक के पक्ष में अवार्ड पारित किया गया है, उसके खिलाफ वे कंप्लेंट अपील नहीं कर सकते हैं। उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ग्राहक को अपनी अपील दर्ज करने के लिए वहां पर अपीलेट अथॉरिटी की नियुक्ति की गई है और वो अपीलेट अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई। ये ओम्बड्समैन के योजना के में अपीलेट अथॉरिटी के तौर पे इनको मान्य किया गया है। A centralized receipt and processing center (CRPC) has been established at Chandigarh to receive complaints filed under the Integrated Ombudsman Scheme 2021. Address of Centralized Receipt and Payment Processing Center is as under: CRPC, Centralized Receipt and Processing Center, Reserve Bank of India,
सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017। ऑनलाइन पोर्टल https://cms.rbi.org.in। टोल फ्री number of ombudsman is 14448. The toll free number is working from 9:30 morning to 5:15 evening. जो लोकपाल का ऑफिस है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है और उनका जो शिकायत प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया है उसका पता इस प्रकार है। सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर CRPC, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017। एकीकृत लोकपाल का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका URL है https://cms.rbi.org.in। टोल फ्री एक नंबर उनके पास उपलब्ध है जिसपे भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, वो है 14448 14448। ये टोल फ्री नंबर सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:15 तक कार्य करता है। तो यहाँ पर हमने काफी चर्चा की ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में, और इसमें यदि आप अपना कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कोई आपके बारे में कोई क्वेरी है आपके मन में, तो प्लीज इस समय पूछ सकते हैं। सर जैसे ओम्बड्समैन वाला आपने बताया तो यस सर। एक अभी रिसेंटली है, मेरे कजन ने पेमेंट ट्रांसफर किया था ऑनलाइन, हाँ UPI ID एंटर करके, उनसे एक अक्षर गलत हो गया और वो किसी गलत खाते में चले गए। तो उस चीज को महीना हो चुका है, उन्होंने बैंक में कंप्लेंट दी थी, बैंक वालों ने बोला ये रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन महीना हो चुका है उसको और अच्छा, वो अभी हुआ नहीं है, और वो 3-4 बार बैंक जाके आ चुके हैं। अच्छा, तो लिखित शिकायत की थी क्या बैंक के साथ में आपने? सर अब मेरा नहीं था, मेरे कजन का था, मेरे को पूरी नहीं, कोई बात इन्फॉर्मेशन नहीं, नहीं है। आपके कजन जी। को ही आप पूछ सकते हैं उनसे कि लिखित जी। कोई इसका प्रूफ है कि हमने समय रहते हुए बैंक को बता दिया था। अच्छा सर, इसका ट्रांजैक्शन का कितने टाइम का रहता है कि कितने टाइम के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए? नहीं नहीं, वो तो ट्रांजेक्शन तो हो गया और आप बता रहे ट्रांजेक्शन गलत भी हुआ है, लेकिन Yes, जो आपने बैंक को सूचना दी थी उसकी कोई तिथि आपको देता पड़े कि हमने समय से बैंक को इन्फॉर्म कर दिया था। नहीं, मैं तो सर वही चीज पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने टाइम के अंदर कंप्लेंट करना जरूरी रहता है? नहीं, आप जिस समय भी कंप्लेंट करेंगे, वो तो देखिए, यदि वो जिस गलत खाते में पैसा जमा किया गया है उसकी लौटाने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की भी रहती है, और यदि बिल्कुल। समय रहते आपने बताया होगा तो बैंक उस खाते को होल्ड भी कर देता है ना। जी। तो यदि देरी हुई है तो कस्टमर हो सकता है कि वो कस्टमर ने पैसा निकाल लिया हो वहां पर, जी हो सकता है, लेकिन आपने पर इसमें समय अब जिस सिस्टम दिन ऐसा आपके है, डायरेक्शन, सपोज एक मिनट सेम बैंक की नहीं है। अमन कुमार जी सुनिए जी। यदि तत्काल आपने बता दिया बैंक को और बैंक ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की और आप बता रहे 1 महीना हो चुका है, उस स्थिति में आप RBI के जो लोकपाल हैं उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है सर, ये टॉपिक एक हो गया, और सर एक टॉपिक मेरा पर्सनल खुद का है। हाँ जी बोलिए। उसमें ये चीज है कि आज से 2 साल पहले हाँ मेरे अंडर एक एजेंट काम करते थे, उन्होंने मेरे को पेमेंट किया था जी। और वो रेगुलर बेसिस पे करते रहते थे, हफ्ते 10 दिन बाद या कभी 15 दिन बाद उनकी 5-10 हजार की पेमेंट्स आती थी। अच्छा तो जी। एक बार क्या हुआ, मेरे को पेमेंट आई 23 अगस्त 2 साल पहले, यानी कि 2022 में पेमेंट आ गई, सारा कुछ ओके चला है। 1 सितंबर को शाम को बैंक को मेल आता है कि जो ये 5,000 की पेमेंट आई थी इसकी साइबर सेल में कंप्लेंट हुई है गुजरात से। अच्छा। और उसमें बनी है चेन ट्रांजैक्शन, जैसे कि पर्सन ए से बी को गया, बी से सी को, इस तरह 5-6 लोगों को या जितने भी लोग हो सकती है चेन ट्रांजैक्शन में। वो पर्टिकुलर मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, पर वो पेमेंट की जो कंप्लेंट है गुजरात से हुई है। अच्छा। अब गुजरात से कंप्लेंट हुई, गुजरात से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं आज तक गया नहीं कभी, हम हिमाचल में है यहाँ पे। और वो जो पेमेंट मेरे को आई थी वो आई थी यहीं पे डिस्ट्रिक्ट शिमला में, एरिया पड़ता है ठियोग, यहाँ से होगा 50 या 80 किलोमीटर, जो भी। हिमाचल के खाते से ही मेरे को पेमेंट आई और वो ट्रांजेक्शन आईडी मेंशन की हुई है कि गुजरात से पेमेंट हुई थी, 1 लाख का किसी के साथ फ्रॉड हो गया, जिसके चलते 5,000 रुपए के उसमें मेरा अकाउंट पहले फ्रीज हुआ। बाद में मैं बैंक गया,
वो फ्रीज हट के लीन लगा, वो 5,000 ब्लॉक है। तो इस चीज के बारे में मैंने पहले बैंक में बात की, उन्होंने कहा 45 दिन, फिर कहा 120 दिन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी जब तक ये कंप्लेंट क्लोज नहीं हुई तब तक इसका कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें मैंने जिस बंदे ने मेरे को पैसे ट्रांसफर किए उससे डिक्लेरेशन उसके आधार कार्ड पे लेके बैंक हाँ। में दी। उससे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन दी कि ये बंदा मेरे अंडर काम करता है, इसने अपने वॉलेट टॉपअप के लिए मेरे को पेमेंट दी। पहले सेल्फ दिया, सेल्फ से काम नहीं हुआ, फिर जिसने डाले उससे दिया, फिर भी काम नहीं हुआ। उनका कहना है कि जी ये साल का केस है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस केस में मैं आगे कंप्लेंट दे सकता हूँ कि ये जी, पेमेंट मेरी खुद की थी और बिल्कुल इसमें बिना बिल्कुल वजह दे ब्लॉक सकते लगा हैं, है। बिल्कुल दे सकते हैं आप अपनी कार्रवाई आगे की कर सकते हैं सर। ठीक है अमन जी। गुड आफ्टरनून सर। जी सर। गुड आफ्टरनून सर, शर्मा जी बोलिए। सर आपका सेशन काफी फ्रूटफुल था सर, काफी अच्छा सर। सेशन था, काफी अच्छा लगा। लेकिन सर जी। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, हाँ। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपना फीडबैक और असेसमेंट लिंक जरूर फिल कीजिएगा। जी सर। ठीक है, अभी सर थैंक यू सर, सेशन में थैंक यू सो समाप्त नहीं मच। कर रहा हूँ सर, आपके दिए गए टाइम के हिसाब से 10 मिनट बचे हैं सर मेरे सेशन के, और 10 मिनट में मैं कुछ अपनी क्विज जो है वो पूरा करवाना चाहूंगा। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप करा लीजिए सर। सर प्लीज। थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। तो हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि समय कम है, हमें 4 बजे तक ये सेशन खत्म करना है। तो क्विज का पहला क्वेश्चन जो मेरा है, डैश 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 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजोल्यूशन ऑफ ग्रीवांस एट द ब्रांच लेवल। 4 ऑप्शन यहाँ पर है, बीसी एजेंट, डेजिग्नेटेड काउंटर क्लर्क, सबऑर्डिनेट स्टाफ एंड ब्रांच मैनेजर। जो शाखा बैंक की शाखा स्तर पे किसी ग्राहक की समस्या का निराकरण करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्रांच मैनेजर सर, ये डी नंबर। ब्रांच मैनेजर। ओके सर, बिल्कुल सही बताया सर। शाखा स्तर पर ब्रांच मैनेजर उसकी शिकायत का निराकरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टीज कैन रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस पीसफुली थ्रू बैंकिंग ओम्बड्समैन, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, कंज्यूमर कोर्ट, सिविल कोर्ट। ग्रीवियस रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, बी नंबर सर। बी है सर, बिल्कुल ठीक बताया आपने। थर्ड इज विच इज नॉट ए बेसिक राइट ऑफ कस्टमर ऑफ द बैंक। कस्टमर के अधिकार के बारे में हमने पढ़ा, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड स्टीयरिंग, राइट टू सुटेबिलिटी, राइट टू एक्सेस टू द अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर। डी। डी नंबर सर, डी। बिल्कुल ठीक बताया सर आपने। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल हेल्पलाइन नंबर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन इज 1903, 1930। यस सर। 1930, बी नंबर सर। बी नंबर, वेरी गुड। अच्छा, अभी तक इन आपने ये आंसर किसने दिया 1930 वाला? सर हमने दिया, सुदीप्त रॉय। यस सर। राय जी, अब आप चुप रहेंगे सर प्लीज, आप बहुत जल्दी जल्दी बता देते हैं ना, बाकी पार्टिसिपेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक सर। राय जी आप मत ठीक है बताइएगा। सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके थे ना, 1930। राय सर ने बिल्कुल से बताया कि जो अनऑथराइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए हम 1930 पे रिपोर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 ऑन। सर डी, 12 नवंबर 2021। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बिल्कुल सर। यस सर, ठीक बताया आपने सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कीजिएगा, हमने स्क्रीनशॉट नहीं किया उसको, और एक बार बाद में देखना चाहे तो। ये इसका पीपीटी आपको शेयर कर दिया जाएगा ये इंस्टीट्यूट की तरफ से। आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर जो है ना, वो पीपीटी शेयर कर देंगे आपको। ठीक सर। सर ओके सर। ओके, तो 12 नवंबर 2021 करेक्ट आंसर है इसमें। तो यहाँ पर मेरा सेशन समाप्त होता है सर। 5 क्वेश्चन थे आप लोगों के साथ में बात। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि कोई भी अभी भी आपका कोई क्वेरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शर्मा जी, थैंक यू सो मच सर। तो मैं यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन स्टॉप करता हूँ सर, और आप सबसे विदा चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक और असेसमेंट जरूर फिल कीजिएगा। आप हाँ सभी जी से सर। रिक्वेस्ट है फीडबैक कि कैसे देना अपना पड़ेगा फीडबैक और सर? असेसमेंट जरूर फिल कीजिएगा, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। फीडबैक कहाँ पे देना है सर? सर कैसे फिल करेंगे? लिंक देंगे लिंक feedback? लिंक डाला हुआ है ग्रुप के अंदर, असेसमेंट लिंक डाला हुआ है, उसके बाद फीडबैक लिंक डालेंगे। नेक्स्ट नहीं हो रहा है वो सर। क्या नहीं हो रहा? हेलो सर, नेक्स्ट ग्रुप पे डाल रहे हैं। आपको है। ग्रुप में डाला हुआ है सर, मैं दोबारा डाल देता हूँ एक बार। पहले असेसमेंट है, ग्रुप में ही उसके बाद फीडबैक। हो नहीं रहा है। उसे कॉपी करके पेस्ट कीजिए, हो जाएगा। कॉपी करके पेस्ट कीजिए उसे, पूरा जिसका फिलअप नहीं हो रहा है वो करने कॉपी करके पेस्ट कीजिए। फीडबैक और असेसमेंट दोनों डाल दीजिए ग्रुप पे सर। नहीं, दोनों ही डालेंगे। पहले फीडबैक करना होगा और पहले असेसमेंट करना होगा, उसके बाद फीडबैक। अरे सर असेसमेंट करना है फिर feedback। अरे यार, कहाँ डाला है इन्होंने? पता नहीं। हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। बस भाई, मैं दोबारा से आपको असेसमेंट लिंक डाल रहा हूँ, चेक कीजिए। लिंक पे डाला है, इस पर क्लिक कीजिए, अपने आप हो जाएगा। जिसका नहीं हो रहा है कॉपी करके पेस्ट कीजिए, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट नहीं ठीक हो है रहा सर। है सर, अब हो जाएगा नेक्स्ट, भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्वेश्चन भी करना होगा क्या सर? सब कुछ करना होगा भाई। नेक्स्ट जब भी होगा जब आपका पूरा फिल हो जाएगा। कितने नंबर के करना है सर क्वेश्चन? अरे भाई, सारे करने हैं, सारे सब कुछ करना है। जैसे गलत हो जाएगा तो रोहित जी, आप कैसी बात कर रहे हो यार? प्रॉब्लम बताइए ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको?